हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला एमएलएस का मैच, पोर्टलैंड टिम्बर्स और सान होसे अर्थक्वेक के बीच में। काफ़ी दिनों के बाद फुटबॉल का वीडियो आ रहा है क्योंकि चैनल पे एक वोटिंग हुआ था और वहाँ पर आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों को चाहिए फुटबॉल की वीडियोस भी। मैं नहीं बना रहा था बीच में कुछ वीडियोस क्योंकि उस तरह से रिस्पांस नहीं आ रहे थे और मुझे ये समझ में आ रहा था कि हमारे चैनल मेंबर्स को शायद ज़रूरत नहीं है फुटबॉल मैचेस की। तो क्रिकेट ही चल रहे थे और क्रिकेट हो भी रहे थे बीच में, लेकिन अभी कोई क्रिकेट के मैचेस हैं नहीं सही से। अगर आप नोटिस करेंगे शायद बहुत दिनों के अंतर में एक मैच है, ऐसा कुछ है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना बीच में फ़ुटबॉल के मैचेस भी करा जाए। इसीलिए मैंने चैनल में वोटिंग भी करी और मैंने ये बताया था कि मैच अभी तबीयत थोड़ा सा सही हो जाएगा। अभी भी पूरा सही नहीं हुआ है लेकिन अब सही है, वीडियो बनाने लायक ताकत तो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच जो है होने जा रहा है प्रोविडेंस पार्क, जो कि पोर्टलैंड टिम्बर्स का होम ग्राउंड है। मतलब कल के मैच में पोर्टलैंड टिम्बर्स ही होम टीम होने वाली है। एमएलएस अगर आपने खेली होगी, ठीक है, तो ऑफकोर्स आपको पता होगा कि एक एक टीम में ना एक एक स्क्वाड, उनके जो स्क्वाड मेंबर्स होते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स जो होती हैं, मेजर टीमों में क्वालिटी ज़्यादा होती नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स जो होती हैं वो बहुत सारे चेंजेस करते रहते हैं अपने दो मैचेस के डिफरेंस में। मतलब समझ लीजिए एक मैच में, आज एक मैच हो रहा है, वो कोई और प्लेयर खेल रहा है, कोई अच्छा खेले बुरा खेले वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर समझ लीजिए एक हफ़्ते बाद कोई मैच हो रहा है, तो आज का जो टीम है और एक हफ़्ते बाद का जो टीम है बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो हो जाती है कि हम किसी प्लेयर को लेके ज़्यादा बातें नहीं कर सकते। कुछ प्लेयर्स बिल्कुल होते हैं जो लगभग मतलब कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स चेंज होते रहते हैं और ये चीज़ कल के मैच में भी हो सकता है और ये दोनों टीमों की तरफ से हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहना। बाद में अगर आपको दिखे कि इन सब प्लेयर्स के बारे में मैंने बताया नहीं और वो खेल रहे हैं, तो बाद में मुझे मत गाली देना, क्योंकि ऐसा होता रहता है। हो सकता है कि अभी तक किसी प्लेयर को खिलाया नहीं, वो ही कल के मैच में स्टार्ट भी सिर्फ करे, ये नहीं और पूरा मैच खेले भी, तो ऐसा हो सकता है ये सब चीज़ें। और इसीलिए ये लीग भी उतना ज़्यादा फेमस नहीं है और टीम भी उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो ऐसा चीज़ें होते रहते हैं। तो इसके लिए तैयार है ना। करंट पोजीशन की बात करें, पोर्टलैंड टिम्बर्स वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो 26 शायद टीमें हैं यहाँ पे, तो उनमें से एक हिस्से में रहते हैं पोर्टलैंड टिम्बर्स, सान होसे अर्थक्वेक दोनों ही टीमें। तो वो तो अपने दूसरे स्थान पर हैं और सान होसे अर्थक्वेक 7वें स्थान पर है। मेरे ख्याल से 12 या 13 टीमों की टेबल होगी शायद। तो वहाँ पे नहीं, माफ़ करना, 14 टीमों की टेबल है। तो उनमें से 7वें स्थान पर हैं सान होसे अर्थक्वेक और पोर्टलैंड टिम्बर है दूसरे स्थान पर। एक चीज़ जो दोनों टीमों के बारे में बताया जा सकता है वो है, दोनों टीमें बिल्कुल डिफरेंट पोल की टीम है। पोर्टलैंड टिम्बर्स इस सीज़न में कमाल की एक अटैकिंग टीम के तौर पे अपने आप को उभर के ला चुकी है। बहुत ही अच्छा उनके अटैकिंग फुटबॉल हो रहा है पिछले कुछ मैचेस में। वो जीते तो हैं ही और इसीलिए अच्छे जगह पर वो अभी हैं, आप देख सकते हैं अपने ग्रुप में। और सबसे जो बड़ी स्ट्रेंथ हो रही है उनकी वो है गोल्स, ठीक है। और सिर्फ मतलब एक दो गोल नहीं, एक दो गोल के तो मैच ऐसे हैं ही, लेकिन कुछ कुछ मैचों में इन्होंने मतलब 4 5 6 गोल तक भी करे हुए हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा गोल एक आध मैच में करे हुए हैं। मतलब गोल से इनका काफ़ी ज़्यादा ताल्लुका चल रहा है, ठीक है। तो इनके मैचेस में एक चीज़ जो आपको कॉमन देखने को मिल रहा है, कम से कम इनके तरफ से, तो वो है ये चीज़, डिफेंसिवली उतना अलर्ट टीम नहीं होते हैं ये। इतना अटैक में ही इतना ओपोनेंट को मतलब बिज़ी रख देते हैं कि ओपोनेंट के पास भी ज़्यादा मौके नहीं होते हैं अटैक पे आने का। नहीं तो इनका खुद का डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी तक तो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में वो इतने अमाउंट में गोल कर रहे हैं कि एक दो गोल अगर कंसीड कर भी लें तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है। तो और दूसरी तरफ से अगर मैं सान होसे अर्थक्वेक की बात करूँ तो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ इनके लिए चलता है। मतलब ये गोल काफ़ी कंसीड कर रहे हैं और इस सीज़न में वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में ही सिर्फ नहीं, मेरे ख्याल से पूरे एमएलएस में, लेकिन वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में पक्की बात है कि वो हाईएस्ट गोल्स कंसीडिंग टीम है। 40 गोल ऑलरेडी कंसीड कर चुके हैं वो। और डिफेंसिवली बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है इनके लिए चीज़ें। हालांकि आखिरी मैच पर वो क्लीन शीट रख के जीते थे, लेकिन ओवरऑल डिफेंसिवली इनके लिए चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। और सिर्फ डिफेंसिवली भी नहीं, अटैकिंगली भी ऑप्शंस की कमी थोड़ी बहुत है। बहुत ज़्यादा गोल्स करने की एबिलिटी भी इनके पास नहीं है। तो यही एक चीज़ है। तो आप रैंकिंग से भी समझ सकते हैं कि एक टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है अटैकिंगली,
और दूसरी टीम डिफेंसिवली और अटैकिंगली दोनों ही तरफ से इस टीम से पीछे है। तो हम इस वीडियो में पूरी तरह से बात करेंगे कि क्या क्या हमें समझना है इस दोनों टीमों के बारे में, कौन कौन से प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बार बार कह रहा हूँ, प्लेयर्स चेंज हो सकते हैं लेकिन अगर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और क्या क्या चांसेस हैं दोनों टीमों की। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेके या फिर बड़ी लीग खेलना चाहते हो तो आप कहाँ कहाँ पे अलग हट के रह सकते हो, तो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि नहीं खेलेंगे, इंजरी लिस्ट में बहुत ही लंबे नाम हैं पोर्टलैंड टिम्बर्स के होकर। यहाँ पर सेबास्टियन ब्लैंको इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे लेकिन वो अवेलेबल नहीं हैं, और क्रिश्चियन दुवाल जो डिफेंस में खेल रहे थे, पिछले मैच में भी खेले थे लेकिन इस मैच में थोड़े से डाउटफुल हैं। सान होजे के लिए जंगवर्थ जो कि डिफेंसिवली काफ़ी वर्सेटाइल फुटबॉलर हुआ करते थे, डिफेंस और मिडफील्ड, डिफेंसिव मिडफील्ड में कहीं पे भी खेल सकते थे, तो वो नहीं खेल रहे हैं। आगे देखते हैं हेड टू हेड आखिरी जो मैच हुआ था, इवन आखिरी सारे ही मैचेस में आप जो चीज़ नोटिस कर पाएंगे वो हुआ था गोल्स, और आखिरी मैच में तो गोलों की भंडार लगा दिया था। यहाँ पर पोर्टलैंड टिम्बर्स ने 6-1 से हराया था उन्होंने। तो जैसा मैंने दोनों टीमों के बारे में बताया, बिल्कुल स्कोर लाइन भी वैसा ही सजेस्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं सान होजे अर्थक्वेक ना ही गोल रोक पाई है और ना ही ज़्यादा गोल कर पाई है। पोर्टलैंड टिम्बर्स डिफेंसिवली उतना अलर्ट टीम नहीं थी लेकिन ज़्यादा फर्क कर रहा नहीं, क्योंकि 6 गोल कर रहा है एक टीम, तो आप समझ सकते हैं। और अटैकिंग थर्ड में सारे प्लेयर्स ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट करा था। जब दोनों टीमों के बारे में एक चीज़ जो है, मतलब अगर मैं स्टाइल ऑफ प्ले की बात करूँ या फिर मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में जो चीज़ आपको देखने को मिलेगा, पोर्टलैंड टिम्बर्स बहुत ज़्यादा सेंट्रली अटैक करती है, ठीक है। इनके पास अच्छे विंगर्स हैं लेकिन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आगे जब मैं मैचेस दिखाऊंगा आपको दिखेगा कुछ प्लेयर्स होते हैं जो साइड मिडफील्डर के तौर पर भी खेलते हैं, लेकिन जनरली वो सेंट्रली आकर ही ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा विंग पे जाते नहीं हैं। इनका मेजॉरिटी ऑफ द काम जो होता है वो सेंट्रली ही होता है, और सेंट्रल मिडफील्ड यहाँ तक कि डिफेंसिव मिडफील्ड में भी जो प्लेयर्स खेलते हैं वो भी अटैक पे कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले ही आपको बताया कि डिफेंसिवली उतना अलर्ट टीम होती नहीं है पोर्टलैंड टिम्बर्स। इनको थोड़ा बहुत इशू, इनके डिफेंस में तो इशू है ही ओवरऑल, और इनको थोड़ा बहुत ज़्यादा इशू होता है विंग के अगेंस्ट में। इसीलिए अगर कोई टीमें इनके अगेंस्ट में विंग से ऑपरेट करने की कोशिश करती है ना, तो इनको दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो यही एक चीज़ है, नहीं तो ज़्यादा अभी तक तो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है पोर्टलैंड टिम्बर्स की इस चीज़ के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा चीज़ है जो आपको आगे दिखेगा भी। और दूसरी तरफ से सान होजे अर्थक्वेक की बात करी जाए तो इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो पूरे टीम में ही है। डिफेंस में भी गोल कंसीड कर रहे हैं और अटैक में भी ऑप्शंस की कमी है, लेकिन ये कुछ हद तक विंग का इस्तेमाल करते हैं। इनके फुल बैक्स वगैरह भी थोड़ा बहुत ऑपरेट वगैरह करने की कोशिश करते हैं, और काउंटर अटैक से ही मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में हिट करने की कोशिश करते हैं। इससे ज़्यादा इनके पास और कोई एबिलिटी हैगा भी नहीं। तो आखिरी जो मैच हुआ था यहाँ पर आप देख सकते हैं एवो 20 वलेरी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं पोर्टलैंड टिम्बर्स की अटैक में, गोल्स भी करते हैं, सेट पीस लेते हैं, पेनल्टी भी यही फर्स्ट चॉइस होते हैं, असिस्ट प्रोवाइड काफ़ी अच्छा करते हैं, असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, और मतलब क्रॉसेस ये काफ़ी अच्छा निकालते हैं सेट पीस वगैरह से। और यहाँ पर उन्होंने 2 गोल भी करे थे इंक्लूडिंग एक पेनल्टी से। बाकी अगर आप नोटिस करेंगे इनके डिफेंस में 2 जो डिफेंडर होते हैं यहाँ पर कस्कांटे खेल रहे थे और दूसरे यहाँ पर मबियाला नाम के एक प्लेयर हैं। ये दोनों मतलब ऑन एयर बहुत अच्छे हैं, मतलब कॉर्नर्स वगैरह में इन्होंने काफ़ी गोल्स करे हुए हैं। कस्कांटे ने यहाँ पर गोल करा था, बाकी कुछ मैचों में आपको मबियाला के गोल्स भी दिख जाएंगे। बाकी 2 चारा हैं इनकी टीम में, मतलब 2, एक है दिएगो चारा और एक है यिमी चारा। ये दोनों सेंट्रली किसी भी रोल पे खेल सकते हैं। यिमी चारा ज़रूरत पड़ने पर विंग पे भी खेल सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये पूरी तरह से सेंट्रली अटैक करने वाली टीमों में से है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड से भी असिस्ट वगैरह आए, और यहाँ पे कुछ नहीं है बताने लायक। और दूसरी तरफ से अगर मैं सान होजे की तरफ से बात करूँ, नोटिस करेंगे आप एकमात्र गोल जो आया वो विंग से ही आया था। तो एक साइड के फुल बैक और एक दूसरी साइड के विंगर ने मतलब कंट्रीब्यूट करा था और यहाँ पर गोल बने। नहीं तो खास कुछ यहाँ पर बताने के लिए नहीं है सान होजे की तरफ से। इनके टीम में क्योंकि ऑफ कोर्स ये वीकर टीम है तो इनके डिफेंसिव प्लेयर्स को काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता है, और इनमें से जो प्लेयर्स अभी तक खुद को अच्छे मतलब प्लेयर के तौर पे, डिफेंसिव प्लेयर के तौर पे साबित कर पाए हैं, उनमें से अगर मैं बात करूँ तो जडसन सबसे पहले नाम आता है इनका, ठीक है। इसके सिवाय जंगवर्थ, ये जो कि अवेलेबल नहीं है शायद कल के मैच में के लिए, ये भी डिफेंसिवली किसी भी पोजीशन पे खेल सकते हैं। और यूएली, ये इनके सेट पीस टेकर भी हैं, जनरली डिफेंसिव मिडफील्ड में खेलते हैं, लॉन्ग रेंजर काफ़ी अच्छा लेते हैं और थोड़ा बहुत पासिंग के भी पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। ये तीनों डिफेंसिवली काफ़ी अच्छा करते हुए आ रहे हैं ओवर द मैचेस। अगर मैं बात करूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी पड़ रही है हर मैच में ही। बाकी टीम तो ख़राब है ही, और जितना है जो भी है डिफेंसिवली इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट आप देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा डिक्टेट नहीं कर रहा, लेकिन जो रिपोर्ट मैंने आपको बताया कि पूरी तरीके से डोमिनेशन किया पोर्टलैंड टिम्बर्स ने और रिप्ड सान होजे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। यही मैं आपको चीज़ कहने की कोशिश कर रहा था कि सेंटर से काफ़ी अटैक होता है। दोनों टीमों ने सेट पीस से गोल करे।
मतलब सेट पीस से चांसेस वगैरह बनाए थे। यहाँ पे पोजीशन नहीं रखा था पोर्टलैंड टिम्बर्स ने, लगभग 65 के ऊपर पोजीशन था सान होसे के पास। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें तो फारफान ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा टैकल दिए थे। एक चीज़ नोटिस करिए, सान होसे के पास ज़्यादा कुछ तो क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने लेफ्ट साइड से ऑपरेट करने की कोशिश करी, और इसीलिए यहाँ पर जो राइट बैक खेल रहे थे फारफान, इनको सबसे ज़्यादा टैकल्स वगैरह विन करने पड़े, मतलब वहाँ से प्रेशर बन रहा था, ये तो आप समझ ही सकते हैं। उसके बाद जंगवर्थ और लॉरिया के इंटरसेप्शन से जडसन, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पासेस खेले सान होसे के पास, क्योंकि पोजीशन था तो सान होसे के ही प्लेयर्स। वालेडी के क्रॉसेस और शॉट्स ऑन टारगेट के मामले में ये वालेडी एवो 20 जिन्होंने गोल करे आपने देखा, और फिएरो जो एकमात्र गोल स्कोरर है सान होसे की तरफ से, उनके शॉट्स ऑन टारगेट आपको दिख जाएंगे। रीजन कुछ मैचेस की बात करें तो पोर्टलैंड टिम्बर्स मतलब एक डायनासोर रूप में खेल रही है अटैकिंग टीम की। अगर अटैकिंग टीम की तरफ से अगर बात करी जाए तो आप देख सकते हैं आखिरी मैच पर ही लॉस एंजल्स गैलेक्सी को उन्होंने 6-3 से हराया है, 3 गोल कंसीड किए हैं। और अगर आप नोटिस करेंगे गोल्स कहाँ से आए, देखिए फिर से देखिए विंगर फुल बैक इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट वगैरह करा। एकमात्र जो गोल सेंटर स्ट्राइकर ने करा था ये भी किसी विंगर का ही असिस्ट था, और लेकिन कोई फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि अटैक में ही इतना ज़्यादा उन्होंने प्रेशर बना लिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एवो 20 आपने देखा पिछले मैच में वो सेंट्रल स्ट्राइकर के तौर पे खेल रहे थे, यहाँ पर खेल रहे थे राइट विंग के तौर पे, राइट विंगर के तौर पे। तो यही चीज़ मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था, कुछ कुछ मैचों में आपको दिखेगा कि कोई साइड अटैकर या फिर विंगर ये खिला भी रहे हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा साइड में जाते नहीं हैं, सेंट्रली ही ऑपरेट करते हैं। उसके बाद मोड़ा जिन्होंने यहाँ पर 2 गोल मारे थे, साथ में वालेडी के गोल यहाँ पर थे। और मैंने बताया कि सेंट्रल डिफेंस में दोनों प्लेयर्स होते हैं। यहाँ पर मबियाला खेल रहे थे, आखिरी जो हेड टू हेड मैच आपने देखा वहाँ पर कस्कांटे खेल रहे थे। तो इन्होंने ये मतलब ऑन एयर काफ़ी अच्छे होते हैं, कुछ कुछ गोल उन्होंने करे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ खास बताने के लिए है नहीं। ये भी चारा ये हैं 2 तरह के चारा आपको दिख जाएंगे, एक जो है नंबर 21 जिनका नाम है दिएगो चारा शायद, और एक है येमी चारा, ये यहाँ पर विंग पे खेल रहे थे जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड करा। फिर से अटैकिंग डोमिनेशन विंग प्ले एक्टिव था, लेकिन खास कुछ नहीं, और अटैकर सारे ने यहाँ पर ऑपरेट करा, कुछ हद तक पोजीशन यहाँ पर रखा था। और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो विलियमसन जिन्होंने सबसे ज़्यादा टैकल्स जीते, जुपारिच, मबियाला जो इनके सेंट्रल डिफेंडर्स हैं, 3-4 सेंट्रल डिफेंडर्स में से ही ऑल्टरनेट करके खिलाती है टीम, जुपारिच, मबियाला, कस्कांटे और कोई एक आध होंगे। विलियमसन की इंटरसेप्शन वगैरह भी है, डिफेंसिवली भी काफ़ी अलर्ट रहते हैं। विलियमसन जो सेंट्रल मिडफील्ड में खेल रहे थे इस मैच पर आपने देखा होगा, एक असिस्ट उन्होंने प्रोवाइड करा था यहाँ पे। येमी चारा के पास है सबसे ज़्यादा, उसके बाद वालेरी, और शॉट्स ऑन टारगेट के मामले में फिर से वो 20 और मोड़ा के आपको नाम दिख जाएंगे। मोड़ा ने ऑफकोर्स 2 गोल तो करे थे। अच्छा, तो ऊपर तो 2 जीत आपने देख लिया, इंक्लूडिंग ए हेड टू हेड वाला जीत। अभी अगर हम इनकी वीकनेस को समझने की कोशिश करें, सीटल साउंडर्स ने यहाँ पर पूरी तरीके से क्लीनली उनको हरा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पोर्टलैंड टिम्बर्स की वीकनेस जो है वो समझ में आ जाएगी। ये थोड़ा सा क्वालिटी वाला साइड था सीटल साउंडर्स। तो आप देखेंगे डिफेंस, देखिए आप देख सकते हैं पूरी तरीके से खोखला कर दिया यहाँ पर डिफेंस को, और सेंट्रली ही अटैक वो करते हैं। ये एक इनकी चीज़ है, ये मतलब वीकनेस भी आप कह सकते हैं या फिर स्ट्रेंथ भी आप कह सकते हैं कि इनका ज़्यादा विंग का इस्तेमाल होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था आप नोटिस करिए, ओपोनेंट का जो सेंट्रल डिफेंस था और सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड रॉक स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो इसीलिए सेंट्रली कुछ डाल गलने वाला था नहीं यहाँ पर, और बिल्कुल वही चीज़ हुआ, जो सेंट्रल स्ट्राइकर थे उन्होंने गोल भी कर दिया। और जो चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, देखिए दोनों फुल बैक्स ने कैसा ऑपरेट करा, देखिए, ठीक है। तो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स और सेंट्रल डिफेंडर्स ने तो पूरा जो सेंट्रली काम करते हो रहे थे वो तो ब्लॉक कर दिया उन्होंने, और उसके बाद फुल बैक्स ने जो विंग के अगेंस्ट में वीकनेस है उसको भी पूरी तरीके से निकाल दिया, एक्सपोज कर दिया। और इसी तरीके से आप हरा सकते हैं पोर्टलैंड टिम्बर्स को। मतलब क्या है कि डिफेंस में इनका वीकनेस तो है, ठीक है। तो अगर आपके पास अटैकिंग थर्ड में क्वालिटीज़ है तो आप उस चीज़ को एक्सपोज कर सकते हो, और सिर्फ उस चीज़ को एक्सपोज करने से नहीं होगा, क्योंकि पोर्टलैंड टिम्बर्स अगर 1-2 गोल खा भी लेती है तो उसको भी उससे ज़्यादा गोल करने की क्षमता भी रखती है। तो उनके अटैकर्स को भी रोकना पड़ेगा। उनके अटैकर्स को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सेंट्रली आपको डिफेंसिवली काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ता है, ठीक है। और एक और चीज़ जो विंग के अगेंस्ट में वीकनेस वगैरह है, ये चीज़ भी आप इसी मैच से देख सकते हैं। तो एक ही मैच में पूरी तरीके से सारे जो वीकनेसेस हैं पोर्टलैंड टिम्बर्स के वो एक्सपोज कर दिया था सीटल साउंडर्स ने। तो देख सकते हैं आप, सिटल ब्लॉक द स्ट्रेंथ ऑफ पोर्टलैंड जो था सेंटर विद गुड डिफेंसिव मिडफील्ड एंड इफेक्टिव विंग प्ले, सिटल बीट द माइटी पोर्टलैंड। सिटल ने विंग प्ले यहाँ पर काफ़ी एक्टिव रखा था, फुल बैक्स ने ऑपरेट भी करा और गोल भी करा था। वैसे सेट पीस से यहाँ पर गोल हुआ, पोजीशन रखा था सिटल साउंडर्स ने कुछ हद तक। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें फिर भी तो मबियाला के क्लियरेंस, उसके बाद जुवाल,
ब्लैंको जो कि पूरे सीज़न के लिए बाहर हो चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, ये कुछ हद तक विंग पे ऑपरेट वगैरह करते थे, तो उनके जाने के बाद तो टीम और भी ज़्यादा सेंट्रली हो चुकी है। उनके क्रॉसेस थे, उसके बाद वलेरी, जिनका नाम तो लगभग आपको हर मैच में दिख ही जाएगा, और ब्लैंको के शॉट्स ऑन टारगेट भी थे लेकिन गोल ना हुआ। तो ये है पोर्टलैंड टिम्बर्स, ठीक है, काफ़ी अटैकिंगली स्ट्रॉन्ग टीम है, ये आपको मैं बता सकता हूँ। रिसेंट फॉर्म का अटैकिंग फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं टीम में गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक तरफ से वीकनेस होने के बावजूद भी दूसरी तरफ से उनका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है कि वो ज़्यादा उभर के नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर कोई टीम इंडिविजुअली उनका अगर डिफेंसिवली स्ट्रेंथ अच्छा हो और वो सेंट्रली जितने भी काम कर रहे हैं पोर्टलैंड टिम्बर्स के अटैकर्स, उनको वो ब्लॉक कर दें, तो प्रॉब्लम में वो आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा विंग का इस्तेमाल ये करते नहीं है। चाहे आप जितना भी उनको सेंट्रल से ब्लॉक कर दो, वो वहीं से आने की कोशिश करेंगे, विंग का ज़्यादा इस्तेमाल ये करते नहीं हैं। इनके अगेंस्ट में विंग का काफ़ी अच्छा काम चलता है। अभी सान होसे अर्थक्वेक की बात करें, रेयर जीत उन्होंने दर्ज करा था और काफ़ी क्लीन जीत दर्ज करा था वैंकूवर व्हाइटकैप्स के अगेंस्ट में, आखिरी जो मैच उन्होंने खेला था। हालांकि जो ओपोनेंट थी वो भी कुछ खास अच्छी थी नहीं, आप देख सकते हैं 2 रेड कार्डेड प्लेयर हो चुके थे, तब जाके 3-0 की जीत यहाँ पर दर्ज करी। नहीं तो ये ऐसी टीम नहीं है कि डेली डेली 3 गोल कर सको, उसके बाद गोल खाए भी ना, ठीक है। तो यहाँ से आप उनकी स्ट्रेंथ को लगभग समझ सकते हैं। और आप देख सकते हैं इनके जो दोनों फुल बैक्स यहाँ पर खेल रहे थे, लीमा, थॉमसन, इन्होंने काफ़ी अच्छा ऑपरेट करा। एस्पिनोजा जो इनके अटैकिंग थर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मैंने 2-3 डिफेंसिव प्लेयर्स के नाम बताए आपको हेड टू हेड में, वो तो है डिफेंस में इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेना पड़ता है, लेकिन अटैकिंग थर्ड में अगर बात करी जाए, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर एस्पिनोजा है, ठीक है। असिस्ट पोटेंशियल इनका अच्छा है ही, गोल भी करते रहते हैं, सेट पीस लेते हैं। और उसके बाद फिएरो, यहाँ पर रियोस जो सेंटर स्ट्राइकर खेल रहे थे, इन्होंने भी गोल करा। वॉन्डोलोस्की भी मतलब इनके मेन अटैकर्स में से थे, लेकिन इस सीज़न में थोड़े से हल्का चल रहे हैं, एक आध पेनल्टी भी मिस कर चुके हैं वो। बाकी आप नोटिस कर सकते हैं कि जडसन और यूएल यहाँ पर सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पे खेल रहे थे, और जंगवर्थ यहाँ पर आ गए थे सेंट्रल डिफेंस में। ये अपने पोजीशन को ऑल्टर करते रहते हैं लगभग। तो एक्सीलेंट डिफेंस, इफेक्टिव विंग प्ले, तो यही से काम हो गया। हालांकि ओपोनेंट भी कुछ ज़्यादा अच्छी थी नहीं, डिफेंसिवली भी यहाँ पर ठीक ठाक काम कर रही थी सान होसे की टीम। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर जडसन का नाम आपको दिख जाएगा, जिन्होंने सबसे ज़्यादा टैकल्स जीते थे। उसके बाद जंगवर्थ के क्लियरेंसेस, पासेस के मामले में फिर से जडसन, यूएली, जंगवर्थ, तीन नाम आपको हर जगह पर लगभग दिखते रहेंगे। और बीसन, एस्पिनोजा के सबसे ज़्यादा क्रॉसेस और सबसे ज़्यादा शॉट्स ऑन टारगेट। मार्चिन्स्कोव्स्की जो इनके गोलकीपर हैं, जिन्होंने 5 सेव्स वगैरह करे थे, इनके स्टैटिस्टिक्स वगैरह काफ़ी डिसेंट है अगर मैं पर मैच सेव्स की बात करूँ तो। ये है एक वन ऑफ द मैचेस जहाँ पे मतलब जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सान होसे अर्थक्वेक के अगेंस्ट में, वो हुआ था। कोलोराडो रैपिड्स ने यहाँ पर 5-0 से हरा दिया था। कुछ बताने के लिए है नहीं यहाँ पे, तो छोड़ ही देते हैं, 5 गोल खा रही है टीम और क्या ही बताएं। तो एलए गैलेक्सी को उन्होंने 2-1 से हराया था, ठीक है। ये मतलब सेकेंड मैच है, मतलब आखिरी 2 मैच पर सान होसे अर्थक्वेक लेकिन जीती है, ठीक है। हालांकि टीमें भी काफ़ी स्लॉपी थी, लेकिन चलिए जीत तो जीत होती है। तो यहाँ पर एलए गैलेक्सी को उन्होंने 2-1 से हराया था। यहाँ पर भी आपको उनकी स्ट्रेंथ जो है समझ में आ जाएगी। फिर से आप देख सकते हैं कि दोनों फुल बैक्स ने यहाँ पर अच्छा ऑपरेट करा था, प्रेशर बरकरार रखा था, डिफेंस में प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन एलए गैलेक्सी की जो टीम है इस सीज़न में वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब खेल रही है, तो इसीलिए खास कुछ नुकसान हुआ नहीं। रियोस जिन्होंने पेनल्टी से गोल किया था, वॉन्डोलोस्की ने एक पेनल्टी मिस किया था, जैसे मैंने आपको बताया, नहीं तो स्कोर लाइन और भी सही हो सकता था। और बाकी आप देख सकते हैं अटैकिंग थर्ड में एस्पिनोसा यहाँ पर भी एक अच्छा ऑपरेट कर रहे थे फिएरो के साथ। फिएरो मतलब थोड़े से इनकन्सिस्टेंट टाइप हैं, कुछ कुछ मैचों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है इन्होंने, लेकिन ज़्यादा नहीं। और बाकी डिफेंसिवली अगर बात करी जाए, जडसन, यूएली फिर से आपको दिख जाएंगे, और डिफेंस में जंगवर्थ और बीएसन। अगर कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स की बात करी जाए तो फिर से यहाँ पर सान होसे ने पोजीशन रखा था, फिर से आपको जेटसन के टैकल्स दिख जाएंगे। पासेस के मामले में जंगवर्थ, यूएली, बीसन, ये सब कुछ प्लेयर्स थे। एस्पिनोसा जैसे मैंने बताया अटैकिंग थर्ड में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, शॉट्स ऑन टारगेट और चांसेस क्रिएशन में इनका नाम है, साथ में वॉन्डोलोस्की का भी। हालांकि पेनल्टी मिस किया था, इसीलिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो ये है सान होसे अर्थक्वेक। ज़्यादा क्वालिटीज़ नहीं है, मैंने कुछ प्लेयर्स के आपको नाम बता दिए, आगे भी कुछ प्लेयर्स के नाम बता दूंगा। इनके ही बाहर मतलब इनसे ही आप उम्मीदें कुछ हद तक रख सकते हैं, बाकी इनसे ज़्यादा उम्मीदें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी कमी है डिफेंसिवली भी अटैकिंगली भी, लेकिन अभी देखना ये होगा कि कल के मैच में किस तरह के टीम के साथ आती है दोनों टीमें। अगर अभी समझ लीजिए कि सान होसे अर्थक्वेक अपने पूरे फुल टीम के साथ आ रही है और पोर्टलैंड टिम्बर्स ने अपने मेन प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया है, जिसके भी चांसेस हैं, जिसको भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो अगर ऐसा होता है तो हो सकता है चीज़ें अलग हों। नहीं तो अगर मतलब दोनों टीमें अपने फर्स्ट टीम के साथ आए, ठीक है,
तो मुझे नहीं लगता कि इस मैच में कोई भी आपको डाउट होना चाहिए रिज़ल्ट के बारे में। और कल के मैच में मुझे गोल्स की काफ़ी उम्मीदें हैं, कम से कम पोर्टलैंड टिम्बर्स की तरफ से। तो अभी सान होज़े अर्थक्वेक की तरफ से गोल कौन करेगा, गोल कैसे आएगा, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। लेकिन फिर भी पोर्टलैंड टिम्बर्स की डिफेंस जो है मुझे ज़्यादा मतलब उन पे भरोसा नहीं है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि पहले जो आपको करना है, पोर्टलैंड टिम्बर्स की तरफ से मेन जो अटैकिंग थर्ड के प्लेयर्स होंगे जिनके ऊपर स्पेशली आपको नज़र रखना है, उनको तो लीजिए। अगर वो 3 है तो 3, अगर वो 4 है तो 4, उनको पहले लीजिए। उसके बाद डिफेंसिवली जो प्लेयर्स आपको मैनेज करना है पोर्टलैंड टिम्बर्स की तरफ से मैनेज करिए, ठीक है। क्योंकि पोर्टलैंड टिम्बर्स डिफेंसिवली बहुत अलर्ट टीम नहीं होती है, ये लगभग गोल कंसीड कर ही लेती है, ठीक है। अगर समझ लीजिए कल के मैच में दोनों ही टीमें गोल्स कंसीड कर रही है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि सान होज़े अर्थक्वेक के प्लेयर्स जो होंगे डिफेंसिव प्लेयर्स, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ज़्यादा, क्योंकि उनके थर्ड में अटैक होगा ज़्यादा। तो उनके पास ही डिफेंसिवली जो पॉइंट्स हैं वो कलेक्ट करने के अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आएंगे। अभी वो कितना गोल कंसीड करेंगे और उसके लिए कितना नेगेटिव लेके जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जब भी पोर्टलैंड टिम्बर्स की टीम आप बना रहे हो, कोशिश यही करना उनके अटैकिंग थर्ड के सारे प्लेयर्स पहले कवर हो जाए, उसके बाद बाकी जो प्लेयर्स हैं वो डिफेंसिवली आप लीजिए। और सान होज़े अर्थक्वेक की तरफ से जो जो जोन मैंने बताए हैं ना, जहाँ जहाँ पे पोर्टलैंड टिम्बर्स को थोड़ा बहुत वीकनेस वगैरह है, वहाँ पे कंसंट्रेशन आपको देना है। उसके बाद जो डिफेंसिव प्लेयर्स में से बात बताया, 1-2 प्लेयर आप वहाँ से मैनेज कर सकते हो। मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप क्या क्या कर सकते हैं। सेट पीस टेकर्स की बात करें, पोर्टलैंड टिम्बर्स के होकर वलेरी दोनों तरफ से आपको दिख जाएंगे, साथ में एबोबीस और लोरिया। सान होज़े अर्थक्वेक की तरफ से एरिक्सन जो खेल नहीं रहे हैं पिछले कुछ समय से, नहीं तो अच्छा कर रहे थे सीज़न के शुरुआत में। उसके बाद वंडोलस की रियोस, फ्रीकिक में अलानीस जो सेंट्रल डिफेंस में खेलते हैं, यूएल एस्पिनोसा, ये कुछ प्लेयर्स हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आप देख सकेंगे पोर्टलैंड टिम्बर्स के होकर 8-8 गोल करने वाले प्लेयर्स दोनों हैं। मोरा जो हैं 6 गोल कर चुके हैं, और सान होज़े अर्थक्वेक की तरफ से हाईएस्ट गोल स्कोरर एक ही है जिनका 5 गोल। तो डिफरेंस आप समझ सकते हैं। असिस्ट के मामले में भी ब्लैंको जो कि हाईएस्ट असिस्ट मेकर थे अवेलेबल नहीं है, और यहाँ से वालेरी के 5, और सान होज़े अर्थक्वेक की तरफ से स्पिनोसा। प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से हो सकता है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, मतलब इसको बिल्कुल भी ज़्यादा भरोसा ना ही करें आप। बेहतर जिन प्लेयर्स के ऊपर आपको ज़रूर नज़र रखना है ज़्यादा, मवियाला सेंट्रल डिफेंस में बहुत बड़े डिफेंडर हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सेट पीस में काफ़ी लीथल हो सकते हैं। कुछ मैचों में गोल वगैरह उन्होंने करे हुए हैं। और जुपारिच और कसकांटे तीनों ही मतलब ये सेट पीस वगैरह से एक्टिव हो सकते हैं। विलाफाना एकमात्र ऐसे डिफेंडर हैं जो लगभग अटैक में काफ़ी कंट्रीब्यूट वगैरह करते रहते हैं कंसिस्टेंटली पोर्टलैंड टिम्बर्स के होकर, नहीं तो इनके डिफेंडर ज़्यादा ओवरलैप वगैरह करते नहीं हैं। अटैकिंग थर्ड में बात करी जाए, वालेरी एवोबीस आपकी टीम में मसली होने चाहिए। दोनों चारा जो हैं, इनमें से कौन अटैकिंग थर्ड में खेल रहा है आप देख लीजिएगा। जनरली यमी चारा खेलते हैं, तो यमी चारा अगर खेले तो यमी चारा ही हो गए आपकी टीम में। और नियस गोडा, ये जो अटैकर है, ये ज़्यादा मौके इनको मिले नहीं हैं, लेकिन जब जब मौके मिले हैं इन्होंने ज़रूर गोल करा है, और बहुत एक्टिव प्लेयर है अटैकिंग थर्ड में। मतलब अगर गोल नहीं भी करें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1-2 शॉट ऑन टारगेट के पॉइंट्स आपको वो दे देंगे, ठीक है। नए पॉइंट सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, ड्रीम 11 या फिर माई 5 11 वगैरह खेल रहे तो ये एक चीज़ है जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से 4 प्लेयर्स, और डिफेंसिवली मबियाला, विलाफाना और जुपारिच, इन तीनों के साथ आप जा सकते हो, या फिर एक डिफेंडर कम करके आप दोनों चारा मतलब चारा के साथ जाकर भी आप टीम बना सकते हो पोर्टलैंड टिम्बर्स के सपोर्ट में। तो यहाँ से हो गए 7 प्लेयर्स। अगर मैं यहाँ से बात करूँ आपको सान होज़े अर्थक्वेक की तरफ से एस्पिनोजा, गलती से भी इनको मिस मत कर लेना। काफ़ी एक्टिव प्लेयर हैं, गोल करे या ना करे काफ़ी पॉइंट्स फिर भी स्कोर करके दे सकते हैं आपको। उसके बाद यूएली, जडसन, दोनों डिफेंसिवली अलर्ट रहते हैं। इनके जो दोनों फुल बैक्स हैं ना, ये काफ़ी अच्छा ऑपरेट करते हैं। स्पेशली मैं कहूँगा लीमा के बारे में। और आखिरी मैच पर जो वैंकूवर वाइट कैप्स के अगेंस्ट मैच हुआ था, वहाँ पर थॉमसन ने भी अच्छा ऑपरेट करा था, लेकिन लीमा का अगर मैं स्टैटिस्टिकली बात करूँ तो काफ़ी सही है, ठीक है। तो अगर आपको दोनों फुल बैक्स में से एक को लेना है तो आप लीमा के साथ ही जाना पहले, और अगर आप दोनों को लेना चाहते हो तो थॉमसन और लीमा दोनों के साथ जा सकते हो। गोलकीपर में मार्चिनोव्स्की या मार्चिनकोव्स्की, जो भी इनका नाम है, इनके स्टैटिस्टिक्स बेटर हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इनको ही ज़्यादा सेव्स वगैरह करने पड़ेंगे। और मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। वोंडोलस्की को शायद मैनेज ना कर पाओ अगर आप सारे अटैकर्स को लेने जाएंगे तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अभी अगर कोई यहाँ पे नहीं खेलता है तो अलग बात है, हो सकता है तब जाके वो प्रॉब्लम नहीं हो, क्रेडिट का इशू, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे नियस गोडा को मेरे को लेना था, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा,
क्योंकि एस्पिनोज़ा यहाँ पे मुझे कम क्रेडिट में मिल रहे हैं, और एस्पिनोज़ा सबसे इंपॉर्टेंट अटैकर्स में से हैं, ये तो सही बात है। लेकिन जो डिफेंस है सान होजे अर्थक्वेक का, आप किसी भी तरीके से कोई भी अटैकर को मिस नहीं कर सकते पोर्टलैंड टिम्बर्स की तरफ से। लेकिन मेरे को क्रेडिट नहीं मिल रहा। आप नोटिस करेंगे कि मैंने यहाँ पर कजाइस विली को रखा है, ये भी मतलब अटैकिंग थर्ड में काफ़ी एक्टिव वगैरह रहते हैं। एक काम आप कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, एस्पिनोज़ा को हटाइए, कजाइसविली को यहाँ से हटाइए, उसके बाद यूएली को ले लीजिए। इनको तो लगभग एक्टिव रहना ही पड़ेगा, चाहे ये गोल असिस्ट में कुछ कंट्रीब्यूशन रख पाए या नहीं रख पाए। और नियस गोडा को रख लीजिए। इससे क्या हो जाएगा, आप नोटिस करेंगे जडसन है, यूएल है, लीमा जो हमारे फुल बैक हैं ये भी हैं, और मार्चिनकोव्स्की हैं। तो ये 4 हो गए सान होजे की तरफ से। और मेरे लिए सारे अटैकर्स अवेलेबल हैं, चाहे आप वलेडी की बात करें, मोड़ा है, एबोबीस है, नियस गोडा है, डिएगो चारा को भी रखा है, सारे अटैकर्स। मतलब पूरी तरीके से जो आखिरी हेड टू हेड हुआ था ना, ठीक है, जो 6-1 से जीत हासिल करी थी पोर्टलैंड टिम्बर्स ने, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना दिया है। रिस्क क्या है कि अगर एक भी अटैकर यहाँ पर मिस हो जाता है और एस्पिनोज़ा गोल कर देते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी लोग रख सकते हैं, कम क्रेडिट में भी मिल रहे हैं, मैंने तो यहाँ पर जोर ज़बरदस्ती क्रेडिट मैनेज करा है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पर आप अगर समझ लीजिए इनमें से कोई खेलते नहीं है कल के मैच पर, तब तो आप दोनों को ही मैनेज कर सकते हैं, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शंस की बात करें तो कजाइसविली को रख लीजिएगा, ये एक्टिव काफ़ी रहते हैं अटैकिंग थर्ड में। हालांकि 10 क्रेडिट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है इनके लिए, यहाँ पे ही मुझे इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। फियरो आखिरी हेड टू मैच में इन्होंने गोल करा था। थॉमसन को यहाँ पे मिडफील्ड में प्लेस कर दिया गया है, नहीं तो ये फुल बैक के तौर पर ही खेल रहे थे मेरे ख्याल से, लेफ्ट फुल बैक के तौर पे। तो अगर यहाँ पर डिफेंस में रहते तो शायद मैं ले भी लेता, लेकिन यहाँ पर लेने की कोई जगह बची नहीं है अभी। इसके सिवा यम्मी चारा भी यहाँ पर हैं। आपको देखना है कि कौन से चारा जो हैं अटैकिंग थर्ड में खेल रहे हैं उनको ही लीजिएगा, मतलब नाम से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मैं भी तो आपको अपडेट कर ही दूंगा लाइनअप अनाउंस होने के बाद टेलीग्राम पर, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, अगर आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आखिरी मोमेंट पे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह आए तो उसके बारे में हम वहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं। अटैकिंग थर्ड में एस्पिनोज़ा के बारे में मैंने कई बार बताया है, अगर कोई नहीं खेलता है इनकी तरफ से, जो तीनों अटैकर्स मैंने लिया है, तो एस्पिनोज़ा आपके लिए डिफ़ॉल्ट चॉइस हो जाते हैं जिनको आपको लेना है। डिफेंस में बीसन कंसिस्टेंटली पासिंग के पॉइंट देते हैं, हो सकता है कुछ लोग इनको ले भी ले। अलानिस कल के मैच में खेल सकते हैं, ये थोड़ा बहुत सेट पीस लेते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है इनके बारे में बताने लायक। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने विलाफाना को रखा है, थोड़े बहुत अटैकिंगली एक्टिव रहते हैं। अगर आप चाहें तो विलाफाना के जगह पर जो और सेंट्रल डिफेंडर खेलेंगे मबियाला के साथ, आप उनको ले सकते हैं, क्योंकि जो भी सेंट्रल डिफेंडर्स यहाँ पर हैं, स्पेशली मबियाला, कस्कांटे, ये दोनों सेट पीस में काफ़ी एक्टिव हो सकते हैं। बाकी इनके डिफेंडर्स से मुझे ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और आप देख सकते हैं मैं सिर्फ 2 ही डिफेंडर्स के साथ गया हूँ। एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे पोर्टलैंड टिम्बर्स की तरफ से कोई भी क्लीन शीट का। बेशक मैंने कोई अटैकर नहीं रखा है सान होजे की तरफ से स्पेस की वजह से, नहीं तो फिर भी मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इनके कोई क्लीन शीट का। अगर आपको क्लीन शीट के लिए कुछ मैनेज करना है तो मैं कहूँगा 3 मैक्सिमम डिफेंडर आप रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा अब मुझे नहीं लगता कि अगर आप ज़्यादा डिफेंडर लेने जाएंगे पोर्टलैंड टिम्बर्स की तरफ से तो कोई अटैकिंग थर्ड के प्लेयर आपको मिस करना पड़ सकता है, जो कि मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा। क्योंकि वैसे भी आप देख सकते हैं पोर्टलैंड टिम्बर्स पोजीशन भी नहीं रखती है, उनके डिफेंडर्स बहुत ज़्यादा डिफेंसिव पैरामीटर्स के मतलब पॉइंट्स भी नहीं दे सकते हैं। दूसरी तरफ से अगर आप अटैकिंग प्लेयर्स की बात करें, अगर वो एक असिस्ट भी कर दे तो भी हो सकता है कि विद क्लीन शीट वाले डिफेंडर से भी वो ज़्यादा पॉइंट कलेक्ट करके दें। तो ये सब चीज़ें कुछ हैं जो आपको ध्यान में रखना है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो मुझे लगता है वालेरी सेफेस्ट चॉइस है, इनको काफ़ी लोग कैप्टन बना भी रहे हैं, आप भी बना सकते हैं, गोल्स भी करे हुए हैं आखिरी हेड टू हेड मैच पर। वाइस कैप्टन के तौर पर एबोबीस, इनको ही सारी जनता बना रही है। आपको थोड़ा अलग हट के रहना है तो मोड़ा या फिर नियस गोडा के साथ जा सकते हैं। नियस गोडा को बिल्कुल कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई करना बड़ी लीग में, छोटी लीग में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। और अगर आपको सान होजे की तरफ से देखना है तो एस्पिनोज़ा, अगर आप इनको मैनेज कर पाते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, सिर्फ वाइस कैप्टनसी के लिए कैप्टन में सजेस्ट नहीं कर रहा। बस यही कुछ चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। लाइनअप अनाउंस होने के बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करनी हो तो वहाँ पर होती रहती है। तो लास्ट मोमेंट पे कोई अपडेट वगैरह करो चाहिए तो, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस वगैरह हो तो किस तरह से हैंडल करना है, तो वो हम वहाँ पर बातें करते रहते हैं। और डेमो टीम भी शेयर होंगी, इस मैचेस की, फुटबॉल मैचेस की शेयर होती रहती हैं, तो आप चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।